लंदन की धुंधली शाम थी। चार्ल्स डार्विन अपनी मेज पर बैठे थे। उनके सामने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की पांडुलिपि फैली हुई थी। उन्होंने दुनिया को यह तो बता दिया था कि जीव कैसे बदलते हैं, लेकिन अब समय था एक वकील की तरह खुद के ही खिलाफ खड़े होने का। छठा अध्याय डार्विन की ईमानदारी का प्रतीक है। उन्होंने उन सवालों को खुद ही उठाया जो उनके आलोचक उठा सकते थे। उन्होंने सोचा, यदि मेरा सिद्धांत सच है तो प्रकृति इतनी उलझी हुई क्यों है? हमें प्रजातियों के बीच की कड़ियां साफ साफ क्यों नहीं दिखाई देती? डार्विन अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचते हैं, अगर कुत्ता और भेड़िया एक ही पूर्वज से आए हैं तो बीच का वो जीव कहाँ है जो न पूरा कुत्ता है और न पूरा भेड़िया? कहानी का तर्क। डार्विन समझाते हैं कि प्रकृति एक पेंटर की तरह है जो धीरे धीरे रंगों को मिलाती है, लेकिन समस्या यह है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में जैसे ही एक नया और बेहतर जीव विकसित होता है, वो अपने पुराने और कमजोर पूर्वजों को खत्म कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक जंगल में छोटे पत्तों वाले पेड़ है। कुछ जिराफों की गर्दन थोड़ी लंबी होती है। समय के साथ लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहते हैं और छोटी गर्दन वाले मर जाते हैं। जो बीच की कड़ी थी वो जीवित नहीं रह पाई क्योंकि वह न तो छोटी घास खाने में माहिर थी और न ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में। डार्विन को सबसे ज्यादा डर आंख से लगता था। वो अपनी मेज पर रखे एक कैमरे को देखते हैं और सोचते हैं, इतनी जटिल आंख जिसमें लेंस है, रेटिना है, रोशनी को समझने की शक्ति है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक से बन सकती है? आलोचक कह सकते थे, आधी आंख किस काम की? डार्विन का समाधान। उन्होंने तर्क दिया कि विकास रातों रात नहीं हुआ। पहले एक ऐसी त्वचा बनी जो केवल रोशनी महसूस कर सकती थी, जैसे कुछ कीड़ों में। फिर वो त्वचा थोड़ी धंस गई ताकि रोशनी की दिशा का पता चल सके। धीरे धीरे उस पर एक पारदर्शी परत चढ़ी जो अंततः लेंस बनी। डार्विन ने साबित किया कि पूरी आंख न होना बेकार होना नहीं है। अंधे होने से बेहतर है कि आप कम से कम ये देख सकें कि शिकारी किस तरफ से आ रहा है। ये क्रमिक विकास की जीत थी। डार्विन की मेज पर एक उड़ने वाली गिलहरी का चित्र रखा है। वो मुस्कुराते हैं। ये उनके सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण है। लोग पूछते थे, जमीन पर चलने वाला जानवर हवा में कैसे उड़ने लगा? डार्विन ने उत्तर दिया, प्रकृति छलांग नहीं लगाती। उन्होंने उड़ने वाली गिलहरी का उदाहरण दिया जिसकी खाल पैरों के बीच फैली होती है। वो उड़ती नहीं, बस फिसलती है। यही वो बीच का रास्ता है। करोड़ों वर्षों बाद यही खाल और मजबूत हुई होगी, हड्डियां लंबी हुई होंगी और चमगादड़ जैसे पंख विकसित हुए होंगे। अध्याय के मध्य में डार्विन एक और मुश्किल सवाल उठाते हैं, प्रवृत्ति। एक मधुमक्खी को कैसे पता कि उसे षटकोण आकार का ही छत्ता बनाना है? क्या यह भी विकास का हिस्सा है? डार्विन तर्क देते हैं कि जैसे शरीर की बनावट बदलती है, वैसे ही दिमाग और आदतें भी बदलती है। जिन मक्खियों ने कम मोम का इस्तेमाल करके मजबूत छत्ता बनाया, उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा थी। गणितीय रूप से षटकोण सबसे किफायती आकार है। प्राकृतिक चयन ने उन मक्खियों को चुना जो इंजीनियर थी। डार्विन एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि प्राकृतिक चयन केवल उपयोगी चीजों को ही बढ़ावा देता है। अगर कोई अंग किसी जीव के लिए हानिकारक है तो प्रकृति उसे कभी विकसित नहीं करेगी। उन्होंने एक बहुत ही गहरा दर्शन दिया। प्रकृति कभी भी एक प्रजाति के लाभ के लिए दूसरे को दुख नहीं पहुंचाती। हर जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए लड़ रहा है। निष्कर्ष, डार्विन की जीत। अध्याय 6 के अंत तक आते आते डार्विन ने अपने सभी विरोधियों के हथियारों को ढाल बना लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका सिद्धांत कठिन है लेकिन असंभव नहीं। वो लिखते हैं, भले ही हमें आज सभी कड़ियां न मिले, लेकिन पृथ्वी का इतिहास इतना विशाल है और हमारे जीवाश्मों का रिकॉर्ड इतना अधूरा है कि हम केवल सतही तौर पर देख पा रहे हैं। गहराई में प्रकृति की हर छोटी हलचल एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है।
क्या आपको लगता है कि डार्विन के ये तर्क आज भी सही हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आप अगले अध्याय की कहानी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।